तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का लेक्चर 3। और अब से हमारे जो भी ये लेक्चर्स रहेंगे ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोन एज कवर करी है, जिसमें हमारी पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक तीनों हमने स्टेजेस ऑफ हमारे जो स्टोन एज की वो कवर करी। उसके बाद कैसे पैलियोलिथिक से हम लोग जो पैलियोलिथिक एज थी और जो हमारी प्लेस्टोसीन एज थी, ठीक है, प्लेस्टोसीन जो आइस एज थी उससे हम कैसे हेलोसीन में कन्वर्ट हुए। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, जिसका टाइम फ्रेम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखोगे तो 3300 बीसी ऑनवर्ड से लेके 1700 बीसी ऑनवर्ड तक हमारी सिविलाइजेशन रही। कौन सी? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन रही, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो हमारी आईवीसी है वो 1700 ऑनवर्ड, ऐसा माना जाता है कि आईवीसी 1700 ऑनवर्ड डिक्लाइन हो गई थी। एंड उसके बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी एडवेंट हुआ किसका? आर्यंस का। कि जैसे ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां से खत्म हुई, ठीक है, फिर हुए यूरोपियंस में से आर्यंस का एडवेंट हुआ। अब आर्यंस और हमारे ऋग्वेद एक साथ चलेगी, बिकॉज देखो हमें पता है कि ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 बीसी तक हम कंसीडर करते हैं, जो हमारा ऋग्वेद का टाइम पीरियड है, जो कि हमारा अर्ली अर्ली ऋग्वेद पीरियड में आता है। बाद में आता है हमारा लेटर ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में आर्यंस भी आए, प्लस उस टाइम पे ऋग्वेद का भी टाइम फ्रेम था, दोनों एक साथ थे। तो दोनों कैसे एक तरीके से सोसाइटी में थे, ठीक है, वो देखने होगा। उस अकॉर्डिंग कैसी सोसाइटी थी, कैसे उस टाइम पे ट्राइब्स थी, ये सब देखना हमें। सबसे पहले देखो ओरिजिन एंड आइडेंटिटी क्या है, कि आर्यंस बेसिकली थे कौन और कहां से आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस एक सेंट्रल ट्राइब थी, ठीक है, सेंट्रल ट्राइब थी जो कहीं ना कहीं ईरान के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हमारे जो ईरान वाला रीजन है या हमारा ईस्टर्न एरिया ऑफ एल्प्स माउंट का है, वहां से, जहां पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो इन एरिया से माना जाता है कि जो आर्यन ट्राइब है वो आई है, ठीक है। और ये नोन एज यूरेशियंस, और इनको बोला जाता था यूरेशियंस बोला जाता था, ठीक है। अब इनमें बहुत सारे एनिमल्स इनके साथ रहे, जैसे अब इनमें बहुत सारे नाम देखोगे जो हमारे ईरानियन टेक्स्ट हैं और जो इंडियन टेक्स्ट हैं उनमें बहुत सारे आपको सिमिलर नेम्स मिलेंगे, जैसे गॉट, डॉग्स, हॉर्स एक्सेट्रा, द नेम ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज पाइन, मैपल एक्सेट्रा सिमिलर टू वन अनदर इन ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कि हमारे इंडियन लैंग्वेज में और जो यूरोपियंस, ये जो आर्यंस थे, ठीक है, इनकी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हमें सिमिलर पाई गई हैं। इसीलिए ऐसा माना गया है कि जो आर्यंस हैं ये कहीं ना कहीं एक यूरोपियन ट्राइब थी, ठीक है। अब जो हमारी फ्लोरा एंड फौना उसके भी काफी सिमिलरिटीज मिली है। उसके बाद देखो अभी आर्यंस जो थे, आर्यंस क्रॉस्ड मेनी हिल्स, ये काफी हिल्स, क्योंकि हमारा जो माउंटेन रेंजेस देखो, दिस इज इंडिया, तो इस तरफ से कहीं ना कहीं ये ट्राइब आई होगी, ठीक है। तो बहुत सारे माउंटेन्स क्रॉस करके हिंदकुश वाला एरिया, और इन सब के बाद वो इंडिया में आई है, यहाँ पे पाई गई है। अब इनमें देखो ज्यादातर ये मेनली कैसी थी आर्यन ट्राइब, पेस्टोरल कम्युनिटी थी और एग्रीकल्चर पे ही ज्यादातर बेस्ड रहती थी। और इनकी जो अर्ली लाइफ थी वो पेस्टोरल थी, एग्रीकल्चर बीइंग विद द सेकंड ऑक्यूपेशन। कि ज्यादातर नोमैड थे ये लोग, पेस्टोरल कम्युनिटी थी, बट एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। बिकॉज हमें पता है नियोलिथिक ऑनवर्ड हमारी जो एग्रीकल्चर है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड ऑनवर्ड। अब आर्यंस क्या है कि डिड नॉट सेटल, अभी कभी इन्होंने ऐसे बहुत कोई सेटल लाइफ नहीं जी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा कोई रिमेन्स नहीं मिले इनके सॉलिड मटेरियल्स रिमेन्स के। देखो जैसे हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रही तो वहां पर उसके जैसे पॉटरी मिले, सील्स मिले, बहुत सारे मटेरियल्स मिले। बट आर्यंस ऐसा माना जाता है कि ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी थी, तो पेस्टोरल कम्युनिटी थी तो कहीं पे इन्होंने सेटल्ड लाइफ बहुत कम जी, इसलिए इनके कोई भी रिमेन्स, कोई भी ऐसे मटेरियल या कोई भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं मिली है इनके बारे में। Although the Aryan use several animals use करते हैं, but horse play a very most significant role in their लाइफ। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस अगर इंडिया में आए हैं तो उसका वन ऑफ द रीजन था कि इनके पास जो हॉर्सेस थे। देखो आपको पता है कि उस टाइम पे जो हिंदकुश वाला रीजन एरिया है, हिली एरियाज है, तो उनको कवर कर पाना फॉर अ ह्यूमन के लिए डिफिकल्ट था। बट जो इनके पास हॉर्सेस थे, ऐसा माना जाता है वो बहुत स्विफ्ट थे और इतने बढ़िया क्वालिटी के पास इनके पास हॉर्सेस थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इनका इंडिया में आने में। तो हॉर्सेस प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन देयर लाइफ। अब उनकी स्विफ्टनेस enable them to
and some allied peoples to make successful inroad into Western Asia from 200 BC onward. कहीं ना कहीं मतलब इन सब की वजह से वो इंडिया में आ पाए। ठीक है, ऑन द वे टू इंडिया द आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन ईरान। अब देखो आर्यंस हमारे सेंट्रल एशिया से ट्राइब आई है, तो उससे पहले सबसे पहले वो ईरान में अपीयर हुए। इंडो ईरानियन लिव्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया की खोज के लिए निकले, तो नहीं, अब उनको रास्ते में अगर ईरान मिला है, वहां पे उनको ठीक लग रहा है, तो वो वहां पे सेटल्ड हो गए, बहुत लॉन्ग टाइम तक वहां रहे। और वो कहता है कि इंडो Iranian lived for a very long. We know about that Aryan in India, but हमें आर्यंस के बारे में जो रफली आइडिया है, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है कि 2000 बीसी ऑनवर्ड ही वो ईरान के एरिया में आ चुके हैं। बट हमें कहाँ से बेरा पता है, वो है हमें है 1500 ऑनवर्ड, जो कि हमारे ऋग्वेद का टाइम पीरियड है। यानी उससे पहले कहीं ना कहीं ये ईरान वाले एरिया में ही रहे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट किए होंगे इंडियन रीजन्स में। ठीक है, तो हमें कब से पता है, जब से हमारा ऋग्वेद टाइम पीरियड है, यानी फ्रॉम 1500 ऑनवर्ड हमें पता है किसके बारे में, आर्यंस के बारे में। तो सबसे पहले ये रहा इनके आने का। अब देखो ऋग्वेद में अब हम देख रहे हैं कि ये आर्यंस आए 1500 ऑनवर्ड में, हमारे जो ऋग्वेद टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास देखे गए। ऋग्वेद इज अ कलेक्शन। अब ऋग्वेद क्या है, पहली बात कि ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि। ऋग्वेद हमारे एक उपनिषद हैं, ठीक है, हमारे वेद हैं, जिसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुणा एंड अदर गॉड जो हमारे भगवान हैं, ठीक है, इनके बारे में लिखा गया है। द वेरियस फैमिलीज ऑफ द पोइट एंड सागास, इनको बहुत सारे सागा मुनीज और पोइट्स ने इनको कंपोज किया है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल। अभी के लिए याद रखना है कि ऋग्वेद में आपको कितने मंडल्स मिलते हैं, ऋग्वेद कंसिस्ट 10 मंडल्स। ठीक है, 10 मंडल है हमारे ऋग्वेद में, जिसमें जो पहला मंडल है वो, जैसे अभी तो देखो 1 से लेके 10 हम गिन रहे हैं कि 1 से लेके 10 मंडल है हमारे पास, बट जो मंडल हमारे पास पहले थे, जैसे कि मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक, फ्रॉम द अर्लीस्ट पोर्शन, यानी ये पहले कंपाइल किए गए। और जो मंडल फर्स्ट एंड द 10th सीम टू बी द लेटेस्ट एडिशन, यानी जो मंडल 1 है और मंडल 10 है। आप ऐसे मान लो कि ऋग्वेद एक किताब है जिसमें 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ऋग्वेद एक किताब है जिसमें 10 चैप्टर हैं, और उसमें चैप्टर 2 एंड द चैप्टर 7 पहले लिखे गए थे, बट जो चैप्टर 1 और चैप्टर 10 है वो अभी लेटेस्ट एडिशन हुए। ठीक है, ऋग्वेद में मेनी थिंग्स कॉमन है, जो कि किससे मिलते हैं हमारे टेक्स्ट, ज़ेंडावेस्ती से। ज़ेंडावेस्ती एक ईरानियन टेक्स्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे ऋग्वेद है हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, इन सेम वे ज़ेंडावेस्ती ईरानियन टेक्स्ट है, तो उससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और ये एक ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है। These texts use the same name for several gods and even the social class sing Aryan's name mentioned in the। अब देखो ये जो ईरानियन टेक्स्ट है उसमें भी आर्यंस का जिक्र है, प्लस हमारे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो हमारा है, ठीक है, उस हमारे टेक्स्ट में भी इनका मेंशन है। तो कैसा, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ईरान में भी रहे हैं प्लस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहे हैं, तो दोनों का एक तरीके से बहुत सारी चीजें सिमिलर पाई गई है। तभी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये ईरान वाले रीजन में भी रहे हैं एंड देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी रहे। उसके बाद देखो जैसे बहुत सारी जगह पे और आर्यंस मेंशन है, जैसे कि सबसे पहले देखो है कि कसाटी इंस्क्रिप्शन। कसाटी इंस्क्रिप्शन 1600 बीसी ऑनवर्ड, ये एक ईरानियन इंस्क्रिप्शन अगेन। और उसके बाद है मिनाटी इंस्क्रिप्शन इन द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड। जैसे हमारे ऋग्वेद है, वैसे उनकी इंस्क्रिप्शन कौन सी है, कसाटी इंस्क्रिप्शन होगी, मिनाटी इंस्क्रिप्शन होगी, तो इनमें भी कहीं ना कहीं आर्यंस का जिक्र है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ये जो आए हैं ये ब्रांचेस में आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच है, माना जाता है कि इनकी 5 ब्रांचेस थी जो इंडिया में आई है। ठीक है, अब अगर अर्लियर देखें 1500 BC onward, तो जो आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया, वी डू नॉट फाइंड एनी क्लियर एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कैसे आए या एग्जैक्टली कब आए, आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस नहीं मिली हैं। बट ऐसा माना जाता है कि इनके आने में जो बहुत सारी चीजों ने हेल्प करी, वो जैसे सॉकेट एक्सेस, ब्रॉन्ज ड्रिक्स। सॉकेट एक्सेस मतलब वो ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी टाइप में थोड़ी सी, ठीक है, और जो ब्रॉन्ज के ड्रिक्स मतलब ऐसे थोड़ी सी ऐसे नुकीली सी पॉइंटेड सी मेटल की चीज ये होती हैं, ठीक है, ड्रिक्स। तो ऐसी चीजें जिन्होंने कहीं ना कहीं इनको हेल्प करी, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन पार्ट्स हैं वहां पे पहुंचने में। अर्लीस्ट आर्यन जो थे वो ज्यादातर रहते थे हमारे ईस्टर्न पार्ट में, ऐसा, क्योंकि देखो आर्यन जो आए, अब
एडवेंट करेंगे तो ईस्टर्न जो हमारा पार्ट है जैसे अफगानिस्तान, पंजाब, इन सब एरियाज में और कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी में भी पाए गए। अफगानिस्तान में कौन सी रिवर के पास पाए गए? रिवर कुबा। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर थी जहां पे ईरानियंस के बारे में उस टाइम पे जो आर्यंस थे उनके बारे में पता चला कि यहाँ पे कभी आर्यंस रहे होंगे, दैट इज कुबा। एंड रिवर इंडस एंड इट्स 5 ब्रांचेस। और रिवर इंडस पे भी हमें देखने को मिली है कौन? आर्यंस का, कि यहाँ पे आर्यंस कभी आए होंगे, रहे होंगे, और प्लस जो कुबा जो अफगानिस्तान में वहां पे भी पाए गए। अब इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है जिसमें द सिंधु आइडेंटिकली द इंडस, जो हमारी सिंधु, अभी जिस रिवर को हम इंडस बोलते हैं इसको उस टाइम पे सिंधु रिवर बुलाया जाता था। तो सिंधु रिवर और इसकी जो 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन सब पे माना जाता है इज रिवर पार एक्सीलेंस ऑफ द आर्यंस एंड इट इज रिपीटली मेंशन, कि जो रिवर इंडस है इसको सिंधु रिवर काफी बार रिपीटेटिवली मेंशन किया गया, प्लस आर्यंस भी काफी रिपीटेटिवली मेंशन है। इसके अलावा बहुत सारी अदर रिवर्स का भी मेंशन है, जैसे सरस्वती रिवर, हमने सुना होगा कि गंगा, यमुना, सरस्वती, बट अभी के लिए सरस्वती रिवर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे, ऋग्वेद के टाइम पे, सरस्वती रिवर रही होगी जो आज के टाइम पे लॉस्ट हो गई है इन द सैंड्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। और रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कवर बाय घग्गर रिवर, पॉसिबली द आर्यंस ऑब्टेन्ड, कि उस टाइम पे जो घग्गर रिवर है कहीं ना कहीं इसका फ्लो भी रहा होगा किसमें? सरस्वती रिवर में। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जब इंडिया में आए तो उन्होंने जो कॉपर मेटल यूज किया तो उनको मेटल मिलता था, कॉपर मिलता था खेतड़ी माइंस राजस्थान से। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आर्यंस इंडिया में आए तो उन्होंने जब कॉपर का यूज स्टार्ट किया तो वो उनको मोस्टली मिलता कहाँ था? खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान से। होल रीजन इन विच आर्यंस फर्स्ट सेटल इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ 7 रिवर्स, कि जहां पर इन ये आर्यंस पहली बार रहे उस लैंड को इन लोगों ने बोला द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। आर्यंस कम टू इंडिया इन सेवरल वेव्स, ऐसा माना जाता है कि आर्यंस काफी वेव्स में आए, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब आ गए थे, ठीक है। ऋग्वेद पीरियड में हमारे सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 1500 बीसी में पहली बार देखे गए कि आर्यंस आए हैं। अब जैसे देखो आर्यंस आए हैं तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, किसके साथ होंगे? जो ऑलरेडी इंडिजिनियस इनहैबिटेंट्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी ट्राइब्स इंडिया में रह रही हैं उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो जो इंडिजिनियसली ट्राइब्स रह रही थी उनमें से 2 ट्राइब्स, 2 आप नाम निकल के आए सामने, उनमें से जैसे एक नाम है दाशास, दासास, और एक है दाश्यूज, दाशास और दाशूज। इंपॉर्टेंट है दोनों नाम कि जो ये है इंडियन इंडिजिनियस ट्राइब्स है, ठीक है। कौन सी? दाशास एंड दाशूज, दाशास एंड दाशूज जो 2 इंडिजिनियस ट्राइब्स रही। अब देखो आर्यंस आए हैं जो इंडिया में ऑलरेडी इंडिजिनियस ट्राइब्स रह रही थी उस टाइम पे तो इंडिया नहीं था ऑब्वियसली, तो इंडिजिनियस ट्राइब्स जो रह रही थी उस टाइम पे उनसे अब इनकी भिड़ंत होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। भाई अब तुम किसी की जगह पे जा रहे हो तो वहां पे तुम्हें डिफिकल्टीज तो आएंगी। तो सबसे पहले देखो जो दाशास थे इनको ऐसा माना जाता है कि इनको तो फिर भी आर्यंस मानते थे कि ये कहीं ना कहीं एक वॉरियर क्लास है, मतलब इनको एक पॉजिटिव वे में देखा जाता था। किसको? दाशास को, दासास को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में देखा जाता है कि एक वॉरियर क्लास है और कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिवली देखा जाता था। बट दूसरी तरफ अगर देखोगे दाशूस को, जो दाशूस थे उनको मानते थे कि ये लोग कहीं ना कहीं एनिमीज हैं या डेमन्स हैं, राक्षस हैं या चोर हैं, रॉबरर्स मानते थे। तो कहीं ना कहीं इन लोग इनको नेगेटिवली देखते थे। इसको? दाशूस को। तो दाशास और दाशूस 2 इंडिजिनियस ट्राइब थी इंडिया की, ठीक है। और उनमें से जो दाशास थे उनको फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में लेते थे कि दे आर वॉरियर्स और एक अच्छी ट्राइब मानते थे, ठीक है। बट की जो दाशूस थे उनको कहीं ना कहीं ये लोग देखते थे कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं और राक्षस टाइप से देखते थे, इनको डेमन्स वे में देखते थे, ठीक है। अब देखो ऋग्वेद मेंशन द डिफीट ऑफ सांबारा बाय देवदाशा। अब ऋग्वेद में मेंशन है सांबारा कि हार का लिखा है किसके द्वारा? बाय देवोदाशा। देवोदाशा ने संभारा को हराया। बिलोंग टू द भरत क्लान, और जो कि एक भरत क्लान से था। आपने देखा होगा कि जो भरत क्लान के बीच में जो 10 राजन युद्ध होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भरत क्लान के थे संभारा उनको हराया गया किसके? बाय देवोदाशा। अब देवोदाशा में पॉसिबल ऐसा है, पॉसिबली द दाशूज इन द ऋग्वेद रिप्रेजेंट द ओरिजिनल, ऑब्वियसली हमने देखा कि ओरिजिनल हैबिटेट्स थे वो, और इनको एम्पावर किया गया था बाय जो, अब इनको देखो आर्यंस आए, अब आर्यंस चीफ हु वर ओवरपावर्ड देम एज कॉल्ड
त्राष्या दाशु द आर्यन चीफ वो सॉफ्ट टुवर्ड द दाशास। देखो अभी दिखा है कि ये सॉफ्ट थे टुवर्ड दाशास की, कहीं ना कहीं ये तो अच्छे हैं, दाशास की तरफ वो सॉफ्ट थे, बट हॉस्टाइल थे किसकी तरफ, दाशूज की तरफ, कि दाशूज को कहीं ना कहीं बुरा मानते थे। द टर्म दाशूज कहीं ना कहीं कहां से आया, स्लॉटर ऑफ दाशूज इज रिपीटेडली मेंशन। अब जो आर्यंस के लिए है, या जो दास्या हत्या काफी आप देखोगे कि दास्या हत्या मेंशन किए गए ऋग्वेद में, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन दास्यूस की हत्या से है, ठीक है। और ये ऋग्वेद में काफी बार मेंशन है। जो ये दास्यूस थे ये पॉसिबली वर्शिप करते थे फेलिस की एंड डिड नॉट कीप कैटल फॉर डेयरी प्रोडक्ट, कि ये फेलिस की पूजा करते थे, प्लस ये लोग कोई भी कैटल वगैरह नहीं रखते थे, मींस कहीं ना कहीं जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे उनका यूज नहीं करते थे। अब जैसे ही इंडिया में आर्यंस आई, अब इनके साथ जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनके बारे में, ठीक है, मतलब ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या रहे उसके बारे में देख लेवाने हैं। अबाउट द वेपन एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि आर्यंस कहीं ना कहीं एक अच्छी एडवांस ट्राइब मानेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वेपन्स में और हॉर्सेस में, इनमें कहीं ना कहीं आर्यंस काफी आगे थे, ठीक है। ऑल्दो द हियर ऑफ मेनी डिफीटेड इफेक्टेड बाय इंद्र ऑन द एनिमीज ऑफ द आर्यंस द ऋग्वेद इंद्र कॉल्ड पुरंदर। अब जो ये टाइम फ्रेम था इसमें भगवान इंद्र को काफी बार मेंशन किया, ऋग्वेद में काफी बार मेंशन किया गया, और भगवान इंद्र को माना गया है द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, बट ही कैनॉट आइडेंटिफाई द फोर्ट हेल्ड बाय प्री आर्यंस सम ऑफ देम। अब ऐसा नहीं है, मतलब आर्यंस के पास कोई ऐसा आइडेंटिफाई नहीं किए गए कि उनके पास कोई फोर्ट से ऐसा कुछ था। सब माना जाता है कि जो हड़प्पन सेटलमेंट्स थे उन्हीं में कहीं ना कहीं ये रहे होंगे, ठीक है। However, there are no doubt the Aryan successor, and these come because the Aryans possess chariot driven by horses. Obviously, but वो इंडिया में आए तो उनके पास जो horses थे वो chariot थे, उन्होंने काफी मदद करी and introduced them for the first time into the West Asia. Obviously, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और वेस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में ये घोड़े और चैरियट्स वगैरह नहीं थे, तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ही अपने साथ चैरियट और हॉर्सेस लेके आए थे। ठीक है, और प्लस इनके पास देखो बेटर आर्म्स थे उस टाइम पे। द आर्यंस वेर एंगेज इन टू टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे। पहली बात तो फाउट विद द प्री आर्यंस एंड सेकेंडली विद अमंग देमसेल्फ, कि जो प्री आर्यंस, जो आर्यन से पहले मतलब जो इंडिजिनियस ट्राइब्स रह रही थी। अब देखो हमें पता चला कि आर्यंस भी 5 ट्राइब्स 5 ब्रांचेस में इंडिया में आई थी, ठीक है। तो आपस में उन 5 ब्रांचेस में, ठीक है, उन 5 ब्रांचेस में प्लस देमसेल्फ अगेन जो भी लोकल नॉन आर्यंस थे उनके खिलाफ, प्लस आपस में भी जो 5 ट्राइब्स आई थी उन सब में लड़ना पड़ रहा था बेसिकली इनको, ठीक है। अब इंट्रा ट्राइब कॉन्फ्लिक्ट हुए, जैसे आर्यंस कम्युनिटी टाइज फॉर द लॉन्ग टाइम। इंट्रा मतलब आपस में इनके काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, और डिवाइड इनटू 5 ट्राइब्स कॉल्ड पंचजना। पंचजना मतलब जो ये आर्यंस की ट्राइब थी ये 5 ब्रांचेस में बटी हुई थी, पंचजना। तो इनमें काफी टाइम तक लॉन्ग इनमें रहा, टसल रही। उसके बाद नॉन आर्यंस में जैसे जो भरत ट्राइब थी एंड द त्रिशूल वर द रूलिंग आर्यंस क्लैंस एंड दे वर सपोर्टेड बाय प्रीस्ट वशिष्ठ। तो उस टाइम पे ये तो जो पंचजना थे ये तो इनकी इंटरनल ट्राइब्स थी, मतलब ये खुद ही आर्यंस थे तो आपस में लड़ रहे हैं। प्लस जो नॉन आर्यंस थे, ठीक है, जिसमें हमारे भरत सागे त्रिशूल हो गए, भरत और त्रिशूल ट्राइब्स थी जो नॉन आर्यंस थे। अब इनको उस टाइम पे प्रीस्ट और जो वशिष्ठ थे ये हेल्प करते थे, और ऐसा माना जाता है कि द कंट्री भारतवर्षा वाज इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर द टर्म भारत, कि जो भारत ट्राइब थी उसके बाद ये नाम रखा गया कंट्री का, विच अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन द ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो भारत ट्राइब है वहां से ऐसा माना जाता है कि जो भारत रूलिंग क्लैन थी वहां से ये नाम लिया गया है, द टर्म भारत। एंड अपोज्ड बाय द होस्ट ऑफ 10 किंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, भरत ट्राइब और एक 10 किंग्स, 5 of them were head of Aryan tribes and 5 were non Aryans, यानी 10 राजन बैटल हुआ जिसमें 5 तो थे आर्यंस ही थे और 5 नॉन आर्यंस थे। इन्होंने लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ, भरत ट्राइब के खिलाफ। एंड वन ऑफ द होस्ट ऑफ 10 किंग्स, जिसमें इसको बोला जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। यानी इसमें जो हमारी भरत ट्राइब थी, भारत ट्राइब वर्सेस 10 अदर किंग्स, जिसमें 5 थे आर्यंस और 5 थे नॉन आर्यंस। तो इनके बीच में बैटल हुई, बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है। और ये कौन सी रिवर पे हुई, रिवर पुरुषनी।
ठीक है। रिवर पुरुषनी का मतलब क्या है, रिवर रावी से है, तो रावी को आज हम लोग रावी जानते हैं, उस टाइम पे रिवर पुरुषनी बोला जाता है। तो इस पे इन आपस में क्लैंस में, क्योंकि आर्यंस बाहर से आए हैं और जो भरत ट्राइब है वो इंडिजिनियस ट्राइब है, तो अब इनमें लड़ाइयां हो रही है। ठीक है, कुछ आर्यंस ट्राइब थी उन 10 किंग्स में, और कुछ नॉन आर्यंस भी थी, क्योंकि देखो आपके इंटरनल दुश्मन भी होते हैं, तो इस तरीके से जो भरत ट्राइब के इंटरनल दुश्मन थे वो इन आर्यंस के साथ मिल गए, तो ऐसे 10 राजन बैटल हुई। ठीक है, अब भरत ट्राइब ने ऑब्वियसली इनको डिफीट किया, एंड उसके बाद इन्होंने, जो भरत ट्राइब है, इन्होंने हाथ किसके साथ मिलाया, पोरस के साथ। पोरस के साथ हाथ मिलाने के बाद एंड द फॉर्म अ न्यू रूलिंग ट्राइब इज कॉल्ड कुरूज। पोरस के साथ मिलाए एंड द न्यू रूलिंग ट्राइब बनी, उसका नाम रखा गया कुरूज। एंड द कुरु कंबाइंड विद पांचाल, कुरु पांचाल, ये मतलब हमारी डिफरेंट ट्राइब्स के नाम है। तो ऐसे एक मतलब जो बैटल हुई, 10 राजन बैटल, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर पे, रिवर पुरुषनी पे हुई, जो कि रिवर रावी है। ठीक है, उसके बाद जो भरत ट्राइब जीती है उसने फिर पोरस के साथ हैंड ज्वाइन किया, एंड देन इन्होंने जो न्यू फॉर्म रूलिंग ट्राइब बनाई, दैट इज कुरूज। और कुरूज एंड देन कुरूज कंबाइंड विद पांचाल्स, तो ऐसे दे टुगेदर एस्टैब्लिश अ रूल इन द अपर गैंगटिक बेसिन में, मतलब आपस में ट्राइब्स मिल मिलके फिर पहले तो भारत ट्राइब मिली किससे, पोरस से, पोरस के साथ मिलकर इन्होंने बनाई कुरूस क्लैन बनाई, और कुरूस क्लैन ने वापस में कंबाइन किसके साथ, पांचाल की। और उसके बाद जो हमारा अपर गैंगटिक बेसिन है वहां पे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड तक रही ये ट्राइब। अब उस टाइम पे मटेरियल लाइफ कैसी थी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मटेरियल लाइफ में सबसे पहले तो हम देख चुके हैं कि जो खेतड़ी माइंस है राजस्थान से, वहां से इनके पास क्या आता था, कॉपर आता था। तो कहीं ना कहीं इनको जो मेटल्स हैं उनकी नॉलेज थी, प्लस नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि नियोलिथिक पीरियड में ही ऑलरेडी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी रही है। और यहाँ पे हमें प्लॉशियर मिले हैं, मेंशन किए गए हैं ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में कहीं ना कहीं जिक्र है प्लॉशियर्स हैं जो उनके। प्लस ऐसा माना जाए कि जो ये प्लॉशर्स थे ये मेड ऑफ वुड थे, कि ऑल उस टाइम पे कॉपर लोगों को पता था, बट कॉपर इतना भी हार्ड मेटल नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो भी ये हल यूज हो रहे थे, प्लॉशर्स हल यूज हो रहे थे, ये भी वुड के यूज हो रहे थे। ठीक है, और उस टाइम पे लोगों को सोइंग की, हार्वेस्टिंग की और थ्रेशिंग की, इन सब की भी नॉलेज थी। और इवन दो उनको डिफरेंट सीजन्स की भी नॉलेज थी, कि जैसे अभी पता है सर्दी गर्मी मौसमों की भी उनको कहीं ना कहीं जानकारी थी। ठीक है, उसके बाद देखो, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज देर आर सो मेनी रेफरेंसेस। अब ये सब था, इसके अलावा जो हमारे ऋग्वेद है, जो अर्ली टाइम पीरियड है, उसमें काव का बहुत बार जिक्र किया गया है। काव को बहुत बार जिक्र किया गया, बिकॉज अर्ली टाइम पीरियड में काव को बहुत पूजनीय माना जाता था। और अब भी देखो हिंदू धर्म में देखो कि काव जो है उसको हम आज भी माता मानते हैं, कि गाय हमारी माता है। ठीक है, आर्यन सीम्स टू बी हैव पेस्टोरल पीपल। जैसे देखो हमने देखा था कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, बट ऐसा माना था कि आर्यंस कहीं ना कहीं पेस्टोरल कम्युनिटी थी। ठीक है, जो पेस्टोरल मतलब जो चारावाह कम्युनिटी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पेस्टोरल कम्युनिटी थी, एंड मोस्ट ऑफ दे हैव अ सेक ऑफ काउस। और ज्यादातर लड़ाइयां जो थी, देखो अब अगर चरवाहा कम्युनिटी है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पशुओं को लेकर ही इनमें विवाद रहेंगे, पशुओं को लेकर ही इनमें कोई उनका लड़ाई लड़े। तो कई बार देखा गया कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि काव के लिए लड़ाई हुई है, गाय के लिए लड़ाई हुई, जिसको बोला गया है गवस्ती, द बैटल फॉर द काउ और द सर्च फॉर काउ। मतलब काउ के लिए जो लड़ाई होती थी उनको बोलता था गवस्ती। और उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ माना गया है किसको, गांव को, गाय को एक इंपॉर्टेंट वेल्थ माना गया उस टाइम पे। एंड वी हियर ऑफ गिफ्ट्स मेड टू प्रीस्ट, इट इज स्टेटेड इन टर्म ऑफ, और ऐसे माना जाता है कि उस टाइम पे जो पंडित और पुरोहित थे, इनको जो भी गिफ्ट दिए जाते थे वो इन द फॉर्म ऑफ काउ एंड वुमेन स्लेव्स। अब देखो काउ तो हमें पता चल गया कि उस टाइम पे काउ का काफी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, तो काउ दी जाती थी, प्लस वुमेन स्लेव दिए जाते थे उनके हेल्प के लिए। ऑब्वियसली वुमेन स्लेव्स हैं तो उनका घर का काम करेंगी और अपने मास्टर्स की सेवा करेंगी। तो काउ और वुमेन स्लेव्स को एज ए गिफ्ट दिया जाता था, किनको, प्रीस्ट को, इन टर्म्स। बट उस टाइम पे ऋग्वेदिक के अर्ली टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं जो लैंड है उसके फॉर्म में कोई भी गिफ्ट्स नहीं देखेंगे। कि अभी जैसे बाद में देखोगे आप लेटर वैदिक पीरियड में जो लैंड के फॉर्म में डोनेशंस है, लैंड के फॉर्म में जो गिफ्ट्स होंगे प्रीस्ट को वो बढ़ जाएंगे, बट अर्ली टाइम पीरियड में नहीं था। ऋग्वेदिक पीपल में हैव ओकेजनली ऑक्यूपाइड पीस ऑफ लैंड। हाँ, हो सकता है उनके पास कोई पीस ऑफ लैंड रही हो, बट ऐसा नहीं है कि कोई उसको प्राइवेटली ओन्ड कर रहा है, या उनको ऐसा है कि हमें प्रॉपर्टी है हमारे पास, वैसे कोई इंसिडेंट नहीं मिली। ऋग्वेदिक में मेंशन किया गया है किसके बारे में, आर्टिशियंस के बारे में, कि उस टाइम फ्रेम में कारपेंटर, चैरियट मेकर्स, वीवर्स,
लेदर वर्कर्स एंड द पोटर्स, मतलब ये सारे उस टाइम पे ऑक्यूपेशन लोगों को पता थे, ठीक है। चैरियट मेकर, वीवर्स, लेदर वर्कर्स एंड द पोटरी, ये सब उस टाइम पे आर्टिशियंस लोगों को पता थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे आर्टिशियंस कौन कौन से। तो उस टाइम पे देखो आप, एक सेकेंड प्लीज। तो उस टाइम पे ये सारे आर्टिशियंस के बारे में पता था, ठीक है। इंडिकेट दैट प्रैक्टिस ऑल दिस क्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ अयास। अब उस टाइम पे अयाश भी मेंशन था। अयाश उस टाइम पे जो कॉपर और ब्रॉन्ज है उसको बोला गया, अयास बोला गया कॉपर और ब्रॉन्ज को, शो दैट द मेटल वर्क वाज नोन। और इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे मेटल का काम भी लोगों को पता था। हैव नो क्लियर एविडेंस ऑफ ट्रेड, हाँ मतलब लोगों को पता था उसके बारे में, बट उसका एज कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि वो मेटल में ट्रेड भी करते थे, ठीक है। इट इज डाउटफुल वेदर द आर्यन वर एक्विंटेड विद सी और ओशंस। ऐसा माना जाता है कि ये भी डाउटफुल है कि जो आर्यंस थे वो कहीं ना कहीं सी या ओशन की भी उनको नॉलेज थी या उनके पास एक्सेस था। बिकॉज द समुद्र, क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन किसका है, समुद्र का है मेनली, विच डिनोट द कलेक्शन ऑफ वाटर। कि उस टाइम पे जो समुद्र का मतलब है वो आज के समुद्र का मतलब नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि उस टाइम पे जो कलेक्शन ऑफ वाटर था उसको मे बी समुद्र बोला गया था। तो वो भी मतलब क्लियर नहीं है कि उनको एक्चुअल में सी की या ओशन की नॉलेज थी या नहीं। आर्यंस ऐसा माना जाता है, बट ये तो श्योर था कि आर्यंस डिड नॉट लिव इन सिटीज, सिटीज में नहीं रहे कभी वो, और कहीं ना कहीं वो मड सेटलमेंट्स में रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके रहने की था कि वो नोमैड थे और पेस्टोरल्स थे और मड हाउसेस में रहते थे, सिटीज में उनका रहन सहन नहीं था। उनको सी की नॉलेज थी या नहीं इस पे भी कुछ कंफर्म नहीं है, बट ये है कि हमारे ऋग्वेद में अयास का मेंशन है, मतलब उनको कॉपर और ब्राउन्स मतलब उनको मेटल्स की नॉलेज थी। उस टाइम पे जो भी आर्टिशियंस थे, जो कि कारपेंटर, चैरिएटर्स और वेवर्स, जो लेदर वर्कर्स थे या जो पोटर्स थे उस टाइम पे, इन सब की मतलब उनको पता था, ठीक है। उसके बाद देखो अभी रिसेंटली अभी भगवानपुरा जो पंजाब में है, वहां पे पेंटेड ग्रेवर्स पता चले जो कि फाउंड किए जाते हैं लेटर हरप्पन पोटरी। लेटर हरप्पन जो टाइम पीरियड है वो आप देखोगे 1700 ऑनवर्ड तक हमें देखा गया, 1700 कहीं पे 1500 ऑनवर्ड देखा गया। तो वो कहीं ना कहीं मैच कर गया कौन से हमारे टाइम पीरियड के साथ, ऋग्वेद वाले टाइम के साथ। अब इसके बाद देखो जैसे ऑल द पेंटेड ग्रेव वाज फाउंड एट ऑल दीज साइट्स, नाइदर आयरन ऑब्जेक्ट नॉर सीरियल्स हैव बीन एनकाउंटर्ड। कि पेंटेड ग्रेवेयर्स तो पाए गए बट कहीं पे भी आयरन या फिर सीरियल्स के कोई भी हमें एविडेंसेस नहीं मिले। मैनी therefore think of iron phase of painted graver which coincide with the ऋग्वेद phase। ऐसा माना जाता है कि जो पेंटेड ग्रेवेयर का जो फेज है वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद के साथ इंटरलिंक किया होगा, कहीं ना कहीं इंटरेक्ट किया होगा। और ऐसा भी पाया गया कि भगवानपुरा पंजाब में एक 13 रूम का एक मड हाउस मिला, जिससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं वहां पे कोई एक जॉइंट फैमिली या फिर किसी चीफ की बड़े की कोई फैमिली का जो एक्सटेंडेड फैमिली रही होगी या कोई ट्राइबल चीफ रहा होगा उसकी फैमिली उस रही, क्योंकि 13 रूम्स उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पे कैटल के बोन्स मिले हैं, हैव बीन फाउंड इन गुड क्वालिटी इन ऑल दिस साइट्स। कैटल बोन्स मिली हैं वहां पे काफी अच्छी क्वांटिटी में। अब उसके बाद देखो जो ट्राइबल की पॉलिटी उस टाइम पे कैसी थी। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आर्यंस थे ऋग्वेदिक पीरियड में वर्क विद द ट्राइबल चीफ्स इन द सेंटर। ऑब्वियसली अब आर्यंस आ ही गए हैं तो वहां के जो भी चीफ्स हैं, वहां की जो भी कम्युनिटीज हैं उनके साथ वो मिलजुल गए हैं, तो उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो इनके साथ बिकॉज द सक्सेसफुल लीडरशिप इन अ वॉर, क्योंकि देखो अब ये आर्यंस थे तो इनके पास जो घोड़े हैं, जो चैरियट्स हैं और जो इनकी वॉर टेक्निक्स है वो काफी अच्छी हैं, तो इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इजीली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घुल गए। और सबसे पहले देखो ही वॉज कॉल्ड राजन। इट सीम दैट ऋग्वेद पीरियड द किंग पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, और इसको बोला जाता था राजन, बोला जाता है राजा को। और जो राजा की पोस्ट होती थी वो कहीं ना कहीं हेरिडिटरी होती थी, ठीक है। और इट डज नॉट एक्सरसाइज, बट ऐसा भी पाया गया कि हेरिडिटरी थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी। कहीं ना कहीं उसको भी जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अगर कुछ काउंसिल्स रहे होंगे, कुछ और पर्सन रहे होंगे, ठीक है, काउंसिल में, तो उनकी हेल्प और कहीं ना कहीं उनकी एडवाइस लेनी पड़ती थी। अब इसमें दो तरह की असेंबलीज पाई गई हैं, ठीक है। ट्राइबल असेंबलीज कॉल, जो असेंबलीज होती थी उनको बोलते थे समितिस, एंड
द किंग वॉज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। ऑब्वियसली किंग राजा है तो उसका ये दायित्व है कि जो भी उसकी प्रजा है उनको प्रोटेक्ट करे, एंड ऑल्सो द कैटल, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कैटल, काऊ, ये सब काफी इन सब के लिए कि राजा का ये दायित्व है कि वो कैटल को बचाए और हमें बचाए, ठीक है। और इन सब के बिहाफ पे वो भगवान को ऑफर करते थे, गॉड को, कि वो हमारे लिए भगवान से मांग रहे हैं। सेवरल ट्राइबल असेंबलीज होती थी, जैसे सभा, समिति, विधिट एंड घना। ये मेंशन है सभा, समिति, विधिट, घना, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। दीज असेंबली एक्सरसाइज डेलिबरेटिव, मिलिट्री, और ये सारे काम करती थी। इनमें देखो मिलिट्री, रिलीजियस फंक्शंस, सारे फंक्शंस होते। इवन वुमेन्स अटेंडेड द सभा एंड विधिट इन द ऋग्वेदिक पीरियड। ये मेंशन क्यों है देखो, क्योंकि जो अर्ली टाइम था ऋग्वेदिक का, ठीक है, ऋग्वेदिक के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे ऋग्वेद में women's were allowed for सभा, समिति, मतलब जो भी असेंबलीज होती थी इनमें women's were allowed, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली में जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता था वो सभा होता था, एंड द समितिज होती, जो विदिट होती थी वो रिलीजियस पर्पस की असेंबलीज होती थी। दीज टू वर टू इंपॉर्टेंट, और ये राजा को सपोर्ट करते थे उनको आगे डिसीजन लेने में। और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किंग को असिस्ट करने के लिए कुछ फंक्शनरीज रखे जाते थे। ऑब्वियसली कुछ मंत्री परिषद होंगे जो राजा के डेली के एक्टिविटीज में उसके हेल्प करते थे। और इसमें इंपॉर्टेंट होते थे पुरोहित। ऑब्वियसली उस टाइम पे पंडित पुरोहितों का काफी ज्यादा था, तो ये राजा को हेल्प करते थे, ठीक है। ऋग्वेद पीरियड में इनका जिक्र है, जिसमें वैशिष्ट है, विश्वामित्र है। दे इंस्पायर द ट्राइबल चीफ टू एक्शन एंड लॉडेड देयर एक्सप्लॉइट इन रिटर्न टू हैंडसम रिवॉर्ड्स इन काउ एंड। अब राजा क्या होते थे, राजा को हेल्प करते थे, और ये जो वॉरियर क्लैन होती थी ये जब हेल्प करती थी राजा को, तो इन रिटर्न में राजा क्या देता था इनको, काउ और विमेन स्लेव्स, कहीं ना कहीं जो पुरोहित से या विश्वामित्रास थे या जो ये फंक्शनरीज हेल्प करते थे, इनको काउज और विमेन स्लेव्स दिए जाते थे कि आप हमारी हेल्प करो, ठीक है। उसके बाद देखो कि राजा को उस टाइम पे एक वॉलंटरली ऑफरिंग होती थी कॉल्ड बाली। वॉलंटरली ऑफरिंग होती थी बाली, जिसमें आपके खेत में अगर गेहूं है, आप राजा को अपनी स्वेच्छा से गेहूं दे के आ रहे हो, और आपको अगर मान लो कोई भी फसल हुई तो आप अपनी इच्छा से अगर कुछ दे के आ रहे हो, फ्रूट्स या कुछ भी, तो वो माना जाता था कि वो राजा को दिए थे। प्रेजेंट एंड स्पॉइल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वैदिक असेंबली। और ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई लड़ाई होती थी और जो भी सामान बचता था, या सामान मतलब लूटते थे या कुछ भी, जो भी ट्रेजरी है, उन सबको कहीं ना कहीं इन असेंबलीज में बांटा जाता था। ऋग्वेद डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के लिए कोई ऑफिसर्स नहीं थे, क्योंकि देखो उस टाइम पे जो जस्टिस का लुकआउट था वो किसका था, किंग का था। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं देखे गए। और उस टाइम पे ऐसा है कि कोई आइडल सोसाइटी नहीं थी। आर्यंस जब आए, जो हमारी ऋग्वेद सोसाइटी थी, वो कहीं आइडल सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे देखो, आप देखोगे चोरी चकारी उस टाइम पे बहुत कॉमन थी, प्लस चोरी होती थी काऊ की भी। और उस टाइम पे स्पाइस भी रखे गए थे। स्पाइस मतलब जासूस भी थे, जो कि जो अनसोशल एक्टिविटीज हैं उनको ध्यान में रखते थे कि कुछ गलत ना हो, कुछ इमोरल्स ना हो। तो कहीं ना कहीं चीजें गलत तो थी, उस टाइम पे भी चोरी चकारी चल रही थी, काऊ की चोरी हो रही है, या फिर वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जो इनमोरल है, अनसोशल एक्टिविटीज हैं, तो उन सब पे ध्यान रखा जाता था। इसके लिए क्या रखे जाते थे, स्पाइस रखे जाते थे। अब देखो उसके बाद जो विलेज होता था उसमें कैसे बांटा जाता था कि एक होते थे व्रजपति, कुलपति एंड ग्रामीण्स। व्रजपति सबसे ऊपर, उसके बाद आते थे कुलपति एंड देन ग्रामीण्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वर्ण सिस्टम होगा उस टाइम का, ठीक है, कि सबसे ऊपर रहेंगे जो व्रजपति, उसके बाद कुल, उसके बाद ग्रामीण। एंड द बिगिनिंग द ग्रामीण वाज जस्ट हेड ऑफ द स्मॉल ट्राइब, ठीक है, बट अंटिल सेटल इन ग्रामीणी बिकम द हेड ऑफ द विलेज। पहले क्या होता था, ग्रामीणी मतलब एक छोटे से गांव का, फिर बाद में उसको हेड बना दिया गया, ठीक है, और बाद में उनको आइडेंटिफाई किया गया से व्रजपति। मतलब सबसे पहले अगर ग्रामीण, फिर कुलपति एंड देन व्रजपति, कहीं ना कहीं हायरार्की में ऊपर ऊपर जाते जाओगे आप। कि अगर आप ग्रामीण हो, आपके पास थोड़े से गांव हैं, तो आप छोटे लेवल पे हो, ठीक है। उसके बाद आप कुलपति हो गए, कुल मतलब आपके एरिया के जितने लोग हैं, एक वो सब एक कुल के हो गए, तो उनपे आपका रूल है। और उसके ऊपर अगर आप हायर हेड बनते हो, तो आप फैमिली के हेड हो, तो आप क्या हो, व्रजपति हो। तो ये कहीं ना कहीं सोशल हायरार्की थी, ठीक है।
अब देखो, किंग डू नॉट मेंटेन एनी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी उस टाइम पे कि हाँ जैसे अभी आर्मीज हैं, ऐसा नहीं था। बस ये है कि उस टाइम पे जो भी लोग रहते थे वही इन द टाइम ऑफ सिचुएशन अगर कोई वैसी आती थी तो वही एज ए मिलिट्री फंक्शंस काम करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होती थी, घना, घना मतलब संघ, ग्राम जो ग्राम होती थी, और शारदा होती थी। बट बाय द लेटर इट वाज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मिलिट्री एलिमेंट वाज स्ट्रांग। जब मतलब वेरी स्ट्रांग, वेरी स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि उनको एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ रही है या ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। बट बाद में देखोगे आप, जैसे जैसे लेटर फेज आएगा कि एक स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ेगी, स्टैंडिंग आर्मी रखेंगे। उसका रीजन क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो उसमें एवरी टाइम उनको हेल्प कर सके, ठीक है। अब जो ट्राइब एंड फैमिलीज हैं उसमें सबसे पहले आप देखोगे कि जो जना है, द वर्ड जना, जना मीन्स एक आप मान लो कबीला, ठीक है। जना एक ट्राइब है, एक छोटी सी ट्राइब है, ठीक है। और इस जो जना मेंशन है ये 275 टाइम्स मेंशन है किसमें, हमारे ऋग्वेद में, कि जना मेंशन है। जना मतलब एक क्लैन, ठीक है। वो क्लैन 275 बार मेंशन है ऋग्वेद में। बट कहीं पे भी द टर्म जनपद और टेरिटरी इज नॉट यूज्ड। देखो जना वो क्लैन है, और जनपद मतलब जहां पे उस क्लैन के पैर पड़े, तो दैट वाज टेरिटरी। सिंस द टेरिटरी ऑफ द किंगडम वाज नॉट एस्टेब्लिश, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि लोग जन थे, एक संघ थे, बट कहीं पे ऐसा नहीं था कि ये हमारी टेरिटरी है, ये दूसरी जन की टेरिटरी है, तो वैसा नहीं था, इसलिए कहीं पे भी जनपद मेंशन नहीं है। Another important term which stand for the tribal king Rigved is mentioned 170 times. क्या मेंशन है, ये जो ट्राइब है ये 170 बार मेंशन है इन द टेक्स्ट। प्रॉब्ली द ऋग्वेद वो ग्राम और स्मॉलर ट्राइब्स में, यूनिट्स में बटी हुई थी, ठीक है, जिसमें ग्राम क्लैशेस विद वन अनदर। ग्राम जैसे अभी हमारे गांव्स हो गए, उस टाइम पे ग्राम्स थे, ठीक है। और ये आपस में ही लड़ते थे, क्योंकि देखो भाई सब में क्या हो रहा है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, एंड कॉज्ड सम ग्रामा और संग्राम, अभी बोलते हैं ना महासंग्राम। तो ये जो ग्राम जब लड़ते थे तो उसको बोल जाता है संग्रामा, और वॉर बोल जाता है। मोस्ट न्यूमरस वर्ना और वैश्यस अराउज आउट ऑफ दिस एंड मास ऑफ ट्राइबल पीपल। तो कहीं ना कहीं इन जो ये ग्राम्स थे इनकी लड़ाई को बोलते क्या बोलते थे, समग्र। इसमें कुछ खास मेंशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ यहाँ पे देखो, अब women could attend assemblies, they could offer sacrifices along with their husbands। कि क्योंकि जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड था वो टाइम फ्रेम ऐसा था कि उसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी काफी प्रिविलेज थी, और वो भी असेंबलीज को अटेंड करती थी, ठीक है। और women who composed hymns, although the later text mentioned 20 such women। ऐसा माना जाता है कि 20 ऐसी women's का भी जिक्र है हमारे ऋग्वेद में, जिन्होंने कहीं ना कहीं हाइम्स को, जो ये हमारे ऋग्वेद के हाइम्स हैं, इनको कंपोज किया है। ऑब्वियसली द हाइम्स वर कंपोज्ड orally and nothing was written on that period। मतलब उस टाइम पे कुछ लिखा नहीं गया था, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली सिर्फ ये ओरली पास की गई थी, ये तो बहुत बहुत बाद में लिखी गई। अब वहां पे मैरिज was established, a symbol of primitive practice survived। मतलब उस टाइम पे शादी, जो मैरिजेस थे उनका भी देखा गया है, ठीक है। The twin sister of Yamuna for establishing love relation, but the offer is resisted by Yamuna। ये एक स्टोरी है इंडिकेटिंग पॉलीएंड्री, कि जिसमें क्या है कि पॉलीएंड्री मतलब बहुत एक से ज्यादा विवाह हो रहे हैं, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। एंजॉय एंड द brother was represented by living with Surya and the daughter is good but the incident। इसमें मतलब एक छोटी सी कहानी दी हुई है जिसमें कि है कि जो वुमेन्स थी उस टाइम पे एक से ज्यादा से, मतलब जो हस्बैंड थे वो एक से ज्यादा ब्याह करते थे, और उसको बोलते थे कि पॉलिएंड्री उस टाइम पे होती थी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ट्रेसेस रहे हमारे पास। अब सोशल डिवीजन क्या था उस टाइम पे, कि द जो उस टाइम पे जो ऋग्वेद के टाइम पे सोशल डिवीजन क्या रहा कि द वर्ण वाज द टर्म यूज्ड फॉर द कलर। कि जो आज हम लोग वर्ण सिस्टम देखते हैं वो उस टाइम पे सिर्फ कलर के लिए यूज किया जाता था, कि कलर को रिप्रेजेंट करता। क्योंकि उस टाइम पे जो आर्यंस थे वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो फेयर इन कलर थे, जबकि जो इंडिजिनियस ट्राइब थी वो डार्क इन कॉम्प्लेक्शन थी। तो जो वर्ण सिस्टम आज हम देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ये वर्ण सिस्टम उस टाइम पे वर्ण सिस्टम कलर को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। जो कि आर्यंस फेयर थे और इंडिजिनियस ट्राइब्स ब्लैक और डार्क इन कॉम्प्लेक्शन थे। और इसी वर्ण सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं रेसियल
डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज भी देखो जो व्हाइट सुपेरियोरिटी हम पे रहती है व्हाइट कॉम्प्लेक्शन को लेकर, वो उस टाइम पे रहा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहा। एंड द दासास, और इसकी वजह से जो इंडिजिनियस ट्राइब्स थी, जिसमें अगेन दासास एंड दाशूस हमने देखा, जिनको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। और इनको आर्यंस कैसे ट्रीट करते थे? एज स्लेव्स एंड शूद्रास की ये नीच है, कहीं ना कहीं इनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। और जो भी ये जो ट्राइबल चीफ्स होते थे और जो प्रीस्ट होते थे, ये एक्वायर करते थे लार्ज शेयर ऑफ द बूटी, बिकॉज ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं ऑब्वियसली हेड हैं, और जो प्रीस्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्रीस्ट की एक जो पुरोहित थे उनकी उपाधि काफी बड़ी थी, तो जो भी लूट बूटी उस टाइम पे होती थी लूट पाट से, तो नेचुरली इनके पास ज्यादा जाता था एज कंपेयर टू कॉमन पीपल्स के थ्रू। अब इसमें देखो, द ग्रेजुअली द ट्राइब सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में बटी, जिसमें पहला ग्रुप निकल के आया द वॉरियर ग्रुप, सेकेंड निकल के आया द प्रीस्ट ग्रुप, एंड द थर्ड निकल के आया द पीपल, द कॉमन पीपल। ठीक है, और जो कॉमन पीपल वाला था, जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे, एंड जो फोर्थ डिवीजन निकल गया उसको बोला गया शूद्रास। ऋग्वेद में इसका मेंशन भी है, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन है। 10th बुक यानी जो हमारे मंडल्स हैं, ऋग्वेद के 10 मंडल है, 1 से लेके 10 मंडल, तो 10वें मंडल में मेंशन है किसके बारे में? शूद्रास के बारे में, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। वी रिपीटेडली हियर स्लेव्स वर गिवन टू, हमने देखा भी कि स्लेव्स, वुमेन स्लेव दी गई, काउस दिए गए किनको? प्रीस्ट को, एंड मेनली वुमेन स्लेव्स। बट इनको दिया जाता था फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं पाया गया कि इनको यूज किया गया डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड के लिए कहीं ना कहीं स्लेव्स को दिया जाता था। ऋग्वेद की डिवीजन जो हुई बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन पे हुई थी, स्टार्ट हुई थी कि आप कैसा काम कर रहे हो, क्योंकि अर्ली ऋग्वेद पीरियड में आप देखोगे कि जो डिवीजन है वो आपके कास्ट के बेसिस पे नहीं है कि अगर आप ब्राह्मण पैदा हुए तो आप ब्राह्मण ही हो, आप क्षत्रिय हुए तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो आप क्षत्रिय नहीं, वो आपके किस ऑक्यूपेशन पे हो इसके बेसिस पे स्टार्ट हुई थी। बट लेटर में जो ये डिवीजन है ये वेरी शार्प हो गया कि अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण ही हो, आप शूद्र में अगर जन्म लिए हो तो आप शूद्र ही हो। ठीक है, जबकि उस टाइम पे क्या बोलते थे कि मैं एक पॉइंट हूँ, कि अर्ली वैदिक पीरियड में, कि मैं एक पॉइंट हूँ, मेरे फादर एक फिजिशियन है, ठीक है, मेरी मदर एक ग्राइंडर है, वी अर्न लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, के हम लोग हर काम कर रहे हैं अपना जीवन व्यापन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो शूद्र है तो सिर्फ वो नीच काम ही करेगा, कि जो छोटे काम उस टाइम पे माने जाते थे कि साफ सफाई, कूड़ा कचरा ये उठाना, नहीं, अगर वो शूद्र है, वो पढ़ना चाहता तो वो पढ़ सकता है। कि वेरी स्टार्टिंग फेज में ऐसा देखोगे कि अगर वो नॉलेज लेना चाह रहा है, हमारे पुराण पढ़ना चाह रहा है, हमारे वेद पढ़ना चाह रहा है, तो पढ़ सकता है। अब उस टाइम पे जो गिफ्ट्स होते थे वो ऑब्वियसली कैटल्स, चैरियट, हॉर्सेस, स्लेव्स, ये सब यूज होते थे, और इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था ऑब्वियसली, जिसने कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज पैदा करी कॉमन पीपल्स में। और जो ये हमारी प्रीस्ट क्लास आ गई, वॉरियर्स आ गए, इनमें कहीं ना कहीं, और जो शूद्र थे या जो कॉमन पीपल थे, इनमें काफी ना काफी जो डिफरेंस पैदा हुआ। अब वी डू नॉट फाइंड द गिफ्ट ऑफ लैंड, इवन दोज ऑफ सेरल्स आर रेयर। हमें पता है कि गिफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं काउ और वुमेन स्लेव्स के बारे में हमें पता चला है, जबकि हमें कहीं भी लैंड का दान नहीं पता चला। ठीक है, बट ये वेज अर्नर नहीं थे, ऐसा नहीं था कि इनको कोई दिहाड़ी मिल रही है, सिर्फ इनको स्लेव रखा जा रहा है वहां पे। और मोस्टली उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो क्या थी? एग्रीकल्टेरियन थी, मतलब एग्रीकल्ट सोसाइटी थी। अब ऋग्वेद में गॉड काफी प्रेजेंट रहे। अब ऑल्दो हमारे अर्ली टाइम फ्रेम में हमें कहीं पे भी टेम्पल नहीं मिले, बट उस टाइम पे जो भगवान थे वो इन द फॉर्म ऑफ नेचर थे, जैसे रेन, इंद्रदेव को मानते थे, और जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको कहीं ना कहीं भगवान मानते थे। अब ऋग्वेद में फुल ऑफ हाइम्स लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मेंशन है जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी है हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे वो है ऋग्वेद में इंद्र। इंद्रदेव पहले नंबर पर हैं, इनका बहुत बार जिक्र हुआ है, और इनको बोला गया पुरंधर, द ब्रेकर ऑफ फूड्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे किनका जिक्र है? और भगवान इंद्र का कम से कम 250 बार, 250 टाइम्स जिक्र है किसका? इनका हाइम्स का जिक्र है इनके बारे में। हमारे ऋग्वेद में 250 बार जिक्र है किसका? भगवान इंद्र का। ही इज कंसीडर, और उसके बाद आता है, ही इज कंसीडर्ड बी द रेन गॉड एंड taught to be responsible for causing rainfall, एंड ऐसा माना जाता कि इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता था रेनफॉल करने के लिए, और ये इंद्रदेव थे। अब सेकंड पोजीशन किसको देगी? वो देगी अग्नि को, फायर गॉड को देगी, जिनके बारे में कम से कम 200 हाइम्स लिखे गए हमारे
ऋग्वेद में। अब इसमें सिंपली वही कैसा माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी काम थे, कुकिंग हो गया, फॉरेस्टिंग हो गया, बर्निंग हो गया, इन सब के लिए आग की जरूरत पड़ती थी, तो अग्निदेव मानते थे। ऐसा भी मानते थे कि जो अग्नि है उसको काइंड ऑफ इंटरमीडिएटरी मानते थे, किसके बीच में, भगवान और इंसान के बीच में। कैसा माना जाता था कि अब जो भी अग्नि में ऑफरिंग्स डाल रही हो, वो हवा के थ्रू, स्मोक के थ्रू स्काई में जा रहा है और वो भगवान के पास पहुंच रहा है। तो भगवान अग्नि के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद मेंशन है सोम के बारे में। सोम इज कंसिडर्ड टू बी अ गॉड ऑफ प्लांट्स। सोमदेव के बारे में लिखा गया है, जो कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके देवता माने गए, और इनसे रिलेवेंट और माना जाता है कि ये जो प्लांट्स हैं उनके देवता, प्लस इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स के बारे में मेंशन है, जो इनके ही नाम पे रखा गया है, सोम। ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सारे हाइम्स हैं इनके लेकर भी। और द ड्रिंक फ्रॉम द प्लांट्स, की जो ये प्लांट्स होते थे, क्योंकि देखो प्लांट्स तो आज भी बहुत सारे टॉक्सिक प्लांट्स होते थे, उस टाइम पे जो प्लांट्स हैं इनका जो सोम रस पिया जाता था, जो ये टॉक्सिक प्लांट्स होते थे, तो इनका जो ड्रिंक पिया जाता था, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, तो इनको भगवान सोम के नाम पे रखा गया। ये रही मेल डिटीज रहे। उसके बाद देखो बहुत सारे फीमेल डिटीज के बारे में भी है, जैसे अदिति, उषा, जिनको जो अपीयर होती है, अपीयरेंस ऑफ डॉन, यानी सुबह की देवता माना जाता है, अदिति, उषा, इनको। और बट आप देखोगे कि ये वर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट आपको क्या दिखेंगे, इंद्रदेव दिखेंगे, अग्निदेव दिखेंगे, सोमदेव दिखेंगे। तो ये हमारे जो तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी मेल गॉड का डोमिनेंस था मोर देन फीमेल गॉड्स के अलावा। बाकी देखो बहुत सारी जो प्रेयर्स रेसिटेशन होती थी, उनमें ऑफरिंग्स रखी जाती थी, सेक्रीफाइसेस रखी जाते थे। अब उन ऑफरिंग्स में वेजिटेबल्स, बार्ले, ये सब दिए जाते थे, ठीक है। और इसमें जो जन पूरा ट्राइब एक साथ मिलके वो ऑफरिंग्स देता था, ठीक है। बट ऋग्वेद टाइम में क्या हुआ, प्रोसेस वाज नॉट अकम्पनीड बाय एनी। बट ऋग्वेद टाइम में क्या था कि ये जो ऑफरिंग्स थी और ये जो रिचुअल्स थे, ये रिजिड नहीं थे, दे वर नॉट वेरी रिजिड, कि आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, और कोई रिचुअल्स नहीं थे, आप बस अपनी इच्छा से जो आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर लो। बट लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ये चीजें काफी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कि अगर प्रीस्ट करा रहे हैं, ये जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, ये जैसे जैसे बता रहे हैं तभी वो पूजा सफल होगी। अगर इन्होंने कहा है कि आपको 10 गऊ दान देनी है, तो दोगे तभी आपका काम सफल होगा, तो बाद में जाके ये चीजें काफी स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। और एट दिस स्टेज मैजिकल पावर ऑफ द वर्ड वाज नॉट कंसीडर्ड सो इंपॉर्टेंट एज कम टू द लेटर वैदिक टाइम में। अब अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी जो ऋग्वेदिक वाला टाइम है, जो कि 1500 लेके 1000 बीसी वाला टाइम पीरियड में, क्योंकि जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड आएगा, ठीक है मेरे पास। तो इस वैदिक पीरियड में क्या है, अब जैसे लास्ट में देखो लेटर वैदिक में ऐसा होता था कि अगर पंडित ने कुछ बोल दिया है, आज भी मानते हैं कि अगर हमें पंडित का श्राप नहीं लगना चाहिए, भाई पंडित है कुछ बोल देगा तो बुरा हो जाएगा, तो वेरी अर्ली वैदिक पीरियड में इन सब चीजों को नहीं मानते थे, इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि भाई पंडित ने बोला है तो करना ही पड़ेगी एक तरीके से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे सोसाइटी थी, ऐसे लोग रहते थे और कैसे अपनी वो वर्शिप करते थे। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखोगे, आपने जहां पे भी देखा है, अगर वो भगवान को ऑफरिंग्स कर रहे हैं या भगवान से कुछ मांग रहे हैं, तो आप देखोगे कि उन्होंने जो भी मांगा है वो या तो बच्चों के लिए, जो पशु है, कैटल्स हैं, फूड के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब के लिए माना है। तो क्या ऐसा था कि उस टाइम पे वाई डिडंट वर्शिप गॉड फॉर देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, कि उनका उद्धार हो और उनके जो दुख हैं वो खत्म हो, तो इन सब के लिए क्यों नहीं मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि क्या उस टाइम पे लोगों को जो जरूरतें थी वो कहीं ना कहीं पशु की थी, कहीं ना कहीं फूड की थी, कहीं ना कहीं वेल्थ की थी। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे भगवान से ऑफरिंग जब देते थे तब मांगते थे कि हमें सुख दो, समृद्धि दो। ये चीजें उस टाइम पे मांगी जाती थी। तो ये था ऑल एंड ऑल कि आर्यंस कैसे आई, कैसे आर्यंस फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ढल गए, कैसे उनके साथ जो हमारे इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उनकी लड़ाइयां रही, और कैसे उन लोगों ने ओवरकम करके यहाँ पे मेंशन रही। और फिर ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस रहे, एंड लेटर जैसे जैसे शिफ्ट हुए लेटर वैदिक पीरियड में, तो वहां पे क्या क्या चेंजेस मिले। तो ये था, इट्स ऑल अबाउट एडवेंट ऑफ आर्यंस के। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद पीरियड के टाइम के बाद में लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस रहे, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।